नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, फिर उसे आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर हम आपको समझाएंगे, नई सरकार की तरफ एक और कदम। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, बंगाल में बीजेपी का भरोसा पत्र। और इसके साथ ही तीसरी खबर होगी, बक्सर का लड़का सीआईए के संपर्क में क्यों था, इसके पीछे की कहानी आपको समझाएंगे। और चौथी खबर होगी, जमशेदपुर में अवैध बालू खनन का खेल। आप समझिए। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ ली और इसी के साथ नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति में वापसी हो गई और बिहार नई सरकार की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मैं नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, 2 दशक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर संसदीय राजनीति में लौट आए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के गवाह जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता बने। शपथ लेने के बाद नीतीश के चेहरे पर मुस्कान दिखी। उन्होंने पुराने संसद भवन की ओर देखते हुए कहा कि पहले तो हम यहीं थे ना। अरे 3 गो है आप। अरे आपको प्रणाम कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। नीतीश के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री सहित तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं दी। खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है और उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री और हम के संयोजक जीतन राम मांझी ने एक भावुक पोस्ट किया। मांझी ने लिखा, बस इतना कहूंगा, बिहार विल मिस यू नीतीश जी। ये मैं ही नहीं, पूरे बिहार की जनता कह रही है। खैर, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ बिहार नई सरकार की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गया। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटते ही बिहार की सियासी हलचल भी दिल्ली से पटना शिफ्ट हो गई। शाम तक दोनों डिप्टी सीएम भी पटना लौट आए। हालांकि लोगों की जेहन में अब भी एक ही सवाल घूम रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर लिया है और अब बिहार में नई सरकार की कवायद तेज हो जाएगी। नई सरकार की ओर बिहार आगे बढ़ चला है। इसकी पूरी खबर हम आपको समझाते हैं, कब क्या हुआ और आगे क्या होना है, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं और आपको डेट वाइज ये समझाते हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई। देखिए, शुरुआत होती है 5 मार्च 2026 को, जब राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने नामांकन किया। इसके बाद 16 मार्च 2026 की वो तारीख जब राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार निर्वाचित हो गए, चुने गए। और उसके बाद फिर आती है तारीख 30 मार्च 2026 की, जब एमएलसी पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली और फिर वो पटना वापस लौट आए हैं। और अब आने वाले 13 अप्रैल की तारीख काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक 13 अप्रैल को होगी और उसके ठीक अगले दिन यानी कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार छोड़ देंगे और यहीं से नई सरकार बनने की बात शुरू होगी। 15 अप्रैल नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, यह भी तय हो गया है। मतलब ये कि अगले 5 से 6 दिन तक
बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज रहेगी। 5-6 दिन में नई सरकार का गठन हो जाएगा और संभवतः 15 अप्रैल को बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो जाहिर सी बात है कि कई नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे हैं। कौन कौन से बीजेपी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, आइए आपको बताते हैं। फिलहाल बीजेपी के 9 नेताओं का नाम चर्चा में है। कौन कौन सा नाम है वो भी आप जान लीजिए। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा, रेणु देवी, संजीव चौरसिया, जनक राम, रमा निषाद, डॉक्टर संजय जायसवाल। अब आप खबर तो समझिए, कैसा होगा बिना नीतीश सरकार का नया फॉर्मूला, क्योंकि 20 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा जब मुख्यमंत्री कोई दूसरा बिहार में होगा। तो आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो अगली सरकार का नया फॉर्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक इस बार बीजेपी से सीएम होगा और उसके साथ ही 14 या 15 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए जाएंगे, जबकि जेडीयू से एक डिप्टी सीएम होगा और 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी से इस बार भी 2 ही नेता मंत्री बन सकते हैं, जबकि इस सरकार की तरह ही मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 मंत्री पद और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 मंत्री का पद मिल सकता है, यानी कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि फिलहाल अभी जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार में कुल कितने मंत्री हैं। देखिए, कुल फिलहाल मंत्रियों की संख्या 27 है, जिसमें सीएम पद अभी जेडीयू के पास है, यानी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के अलावे जेडीयू कोटे से 8 मंत्री भी हैं, जबकि बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। साथ में नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से 12 मंत्री हैं। अभी चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री हैं, तो मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1-1 मंत्री का पद मिला हुआ है। और अगला जो संभावित फॉर्मूला होगा वो भी हमने आपको बताया कि इस बार अदला बदली होने वाली है। अब बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा और उप मुख्यमंत्री जेडीयू से होगा। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। राष्ट्रपति के मनोनीत करने के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश फिर से राज्यसभा सांसद बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर हरिवंश को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सरल स्वभाव और चेहरे पर मुस्कान, जिनकी योग्यता, विचार और योगदान के खुद प्रधानमंत्री मोदी कायल हैं, कुछ ऐसी ही है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी की पहचान। पत्रकार के तौर पर करियर की शुरुआत करने वाले हरिवंश नारायण सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। 10 अप्रैल को राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत किए जाने के बाद वो तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर हरिवंश जी को राज्यसभा के लिए नामित होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, हरिवंश जी ने पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में अमूल्य योगदान दिया है। वे एक सम्मानित बुद्धिजीवी और विचारक हैं। उन्होंने अपने गहन विचारों और अंतर्दृष्टि से पिछले कुछ वर्षों में सदन की कार्यवाही को समृद्ध किया है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। आगामी संसदीय कार्यकाल के लिए उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के बलिया के छोटे से गांव सिताब दियारा में 30 जून 1956 को हरिवंश जी का जन्म हुआ था। करियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर टाइम्स ग्रुप के साथ की, फिर 3 साल तक बैंक में नौकरी करनी पड़ी, लेकिन मन नहीं माना और एक बार फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में लौट आए। पत्रकारिता में अपनी खास पहचान बनाने के बाद 2014 में हरिवंश की संसदीय राजनीति में एंट्री हुई, जब जेडीयू से पहली बार राज्यसभा के वे सांसद बने। फिर 9 अगस्त 2018 को पहली बार राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। तब से उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर हरिवंश जी की तब हर किसी ने तारीफ की जब 22 सितंबर 2020 की सुबह धरना पर बैठे निलंबित सांसदों के लिए चाय लेकर खुद संसद परिसर पहुंच गए थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हरिवंश को एक बार फिर से राज्यसभा के लिए मनोनीत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर दिया है। अब आप पूरी खबर को समझिए। देखिए, हरिवंश के राज्यसभा के लिए नामित होने के मायने को अब हम आपको समझाते हैं। तो आपको बता दें कि 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद के तौर पर हरिवंश का दूसरा कार्यकाल समाप्त हुआ
और आज यानी कि 10 अप्रैल 2026 को हरिवंश तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य बने। अब तक एक सवाल की चर्चा काफी चल रही थी कि आगे राज्यसभा का उपसभापति कौन होगा। तो हरिवंश के तीसरी बार राज्यसभा सांसद बनते ही ये साफ हो गया है कि वो चाहें तो तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बन सकते हैं, अगर एनडीए से उपसभापति पद के उम्मीदवार बने तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि फिर से वो जिम्मेदारी ये वाली संभाल सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसे भरोसा पत्र नाम दिया गया है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। बंगाल के चुनावी मैदान में बीजेपी अपने भरोसा पत्र के साथ मैदान में उतरी और मोर्चे पर रहे खुद गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के लिए बंगाल कितना अहम है, ये सिर्फ एक बात से समझ आता है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया और प्रधानमंत्री के 6 गारंटी को अपने संकल्प पत्र का मुख्य हिस्सा बनाया। एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये भरोसे बनाम बदलाव, कल्याण बनाम करप्शन और नैरेटिव बनाम ग्राउंड रियलिटी की लड़ाई बन चुका है। भरोसा पत्र जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गपुर में रोड शो किया और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। एजेंडा बड़ा स्पष्ट है। घुसपैठियों के कारण बंगाल और पूरा देश असुरक्षित हुआ है और बंगाल में जो सरकार है ममता बनर्जी, वो घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह ट्रीट कर रही है और इसलिए कोई। वहीं टीएमसी बीजेपी के भरोसा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रही है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल के चुनावी युद्ध में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 23 अप्रैल को और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होना है और नतीजे 9 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखिए, अब बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है। हम आपको एक एक करके समझाते हैं कि इस भरोसा पत्र जिसे बीजेपी ने नाम दिया है उसके अंदर क्या कुछ बड़ी बातें हैं। अब आप पूरी खबर को समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसे भरोसा पत्र का नाम दिया गया है। और आइए आपको समझाते हैं कि बंगाल में बीजेपी का भरोसा पत्र क्या कहता है, मतलब भरोसा पत्र की बड़ी बातें क्या हैं। बंगाल में 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू होगा, ये इसमें कहा गया है। बंगाल में कानून व्यवस्था पर श्वेत पत्र लाया जाएगा, इसकी गारंटी दी गई है। सभी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, ये वादा किया गया है। और एक एक घुसपैठिए को बंगाल से बाहर निकाला जाएगा। भरोसा पत्र में ये वादा बीजेपी ने बंगाल की जनता से किया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस भरोसा पत्र पर बंगाल की जनता भरोसा जताती है या नहीं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बक्सर का एक युवक अमन तिवारी अपने देश के प्रधानमंत्री की हत्या का सौदा करने चला था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को ईमेल कर संपर्क किया। पैसे के बदले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमले की साजिश रचने का प्रस्ताव दिया और इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ 22 दिन का समय मांगा। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एक ईमेल, एक साजिश और एक ऐसा दुस्साहस जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। बक्सर का एक युवक अमन तिवारी, जिसने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए सरहदों के पार तक दस्तक दे दी। 7 समंदर पार अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को खत लिखा। खत में क्या था? देश के प्रधान सेवक पर हमले की एक खौफनाक योजना और उसे पूरा करने के लिए 22 दिनों का वक्त। एक ऐसी अनहोनी जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि जिस देश के प्रधानमंत्री की बात वो कर रहा है
उनकी सुरक्षा सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक अटूट कवच है जिसे भेदना तो दूर, छूने की कोशिश करने वाले भी सलाखों के पीछे नजर आते हैं। आपको ये बताया है कि जैसे ये एक व्यक्ति है, ये पहले भी इन्होंने इस तरह का जो है थ्रेट जो है कोलकाता एयरपोर्ट के संबंध में जो है दिया था, तब भी जो कोलकाता पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। इसमें भी इस बार भी इन्होंने जो है बेसिकली लैपटॉप इनके पास जो है सीज़ भी किया गया है और अन्य और भी उपकरण जो है सीज़ किए गए हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये जो है ये थ्रेट जो है क्रिएट किया और वहाँ पर भेजा और इसमें इन लोगों के साथ में जो भी अन्य लोग भी हैं उस पर हम लोग और वर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि नापाक इरादे सिर्फ इरादे ही रह जाते हैं और देश का नेतृत्व हर हाल में सुरक्षित रहता है। जांच एजेंसियां अब इस साजिश की हर परत उधेड़ रही है। मोबाइल जब्त हो चुके हैं, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। तो पीएम मोदी पर हमले की साजिश रचने वाला ये युवक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हम आपको इसके पीछे की पूरी खबर समझाते हैं। कब से ये प्लानिंग चल रही थी, क्या इरादा था, सब कुछ आप समझिए। पीएम की सुरक्षा में सेंध की साजिश वाली खबर हम आपको समझाते हैं। अमन तिवारी नाम के व्यक्ति ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी को ईमेल भेजा। CIA को भेजे गए मेल में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमले की योजना का जिक्र है। अमन ने साजिश को अंजाम देने का दावा किया और साजिश को पूरा करने के लिए 22 दिन का समय मांगा। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में यह साजिश रची थी। अब आप खबर तो समझिए, कौन है साजिशकर्ता अमन तिवारी? बक्सर के रसेन गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। स्थानीय स्कूल कॉलेज से इसने पढ़ाई की है। एक साधारण परिवार से यह ताल्लुक रखता है। तकनीक और इंटरनेट की गहरी समझ है। 2022 में कोलकाता एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी भी दी थी और ज्यादा पैसा कमाने के लालच में यह साजिश रची है। अमन को सुरक्षा एजेंसियों ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और सुरक्षा एजेंसी अब पूछताछ करने के साथ साथ आगे की कार्रवाई में जुटी भी है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। बात करते हैं बेलगाम बालू माफिया की। जी हां, जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी और खरकाई नदी में बालू माफिया का आतंक देखने को मिल रहा है। दिन के उजाले में भी ट्रैक्टर और ट्रकों से खुलेआम बालू की ढुलाई हो रही है और प्रशासन मौन है। यही नहीं, MGM थाना क्षेत्र के कुस्तुलिया नदी में भी बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या कानून सो रहा है, प्रशासन बेखबर है या फिर सिस्टम ही बालू माफियाओं के सामने बेबस हो चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जमशेदपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां स्वर्ण रेखा नदी और खरकाई नदी में दिन हो या रात बालू माफियाओं का आतंक खुलेआम जारी है। बीच जाकर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रक से बालू का उठाव हो रहा है, जो कहीं ना कहीं राजस्व को, झारखंड सरकार के करोड़ों का राजस्व का चूना लग रहा है। मगर दूसरी तरफ खनन विभाग लगातार ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई भी करता है। कई ट्रक और टेलर को जब्त भी किया जाता है। बावजूद खनन के जो कार्रवाई के बावजूद भी जो है बालू माफियाओं का आतंक साफ तौर पर सर चढ़कर बोल रहा है। कैमरे में कैद ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कैसे नियम कानून को ठेंगा दिखाकर रात के अंधेरे में ही नहीं बल्कि दिन दहाड़े भी बालू की अवैध ढुलाई की जा रही है। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। तो ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती है और अवैध बालू खनन वाली खबर को हम आपको समझाते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में भी ये खनन लगातार जारी है। जमशेदपुर में अवैध बालू खनन वाली खबर को अब आप समझिए। सबसे ज्यादा अवैध बालू खनन किन नदियों से होती है ये समझते हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी और खरकाई नदी, इन दोनों नदियों से सबसे ज्यादा खनन किया जाता है। जमशेदपुर में अवैध बालू खनन वाली खबर को आप समझिए। हर रोज हजारों क्यूबिक फीट बालू अवैध तरीके से निकाली जाती है और हर महीने कितनी जब्ती होती है उसे भी आप समझ लीजिए। तो करीब 10,000 से लेकर के 15,000 से ज्यादा CFT बालू जब्त की जाती है। कौन कौन लोग अवैध बालू खनन करते हैं? तो इसमें बालू माफिया शामिल होते हैं और ट्रांसपोर्टर गैंग भी इसमें शामिल होता है। अब आप खबर तो समझिए। अवैध बालू खनन को लेकर क्या आरोप है? कहा जा रहा है कि मिलीभगत से सब कुछ होता है। खनन विभाग और पुलिस, नेता, बालू माफिया ये सभी मिले हुए हैं और इसी वजह से ये
खनन किया जाता है, जिस वजह से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।